नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियतों से करवाएं जिन्होंने जीवन में कुछ अलग करा है, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस कड़ी में आज हम मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी एक ऐसे ही डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर आशीष गर्ग। डॉक्टर आशीष गर्ग एक डेंटल स्पेशलिस्ट हैं और ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट हैं। एक जगह मैं गई थी, वहाँ पर किसी ने मेरे लिए एक लाइन कही थी, उसको मैं आज के कार्यक्रम से ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने ही वाली थी कि आप फिर से मुस्कुरा दिए। भाई, अगर ऐसी मुस्कुराहट हो तो हर किसी को मुस्कान देखने का दिल चाहता है, और वो मुस्कान तभी खास हो सकती है जब आपकी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो। और मुस्कान का स्वास्थ्य किस तरह से अच्छा हो सकता है? जब आपके दांतों का, आपके मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो कैसे इस क्षेत्र में सर ने कदम रखा और कैसे समाज की सेवा की, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? कैसे आपने सोचा कि मुझे लोगों को मुस्कान देने में सहायता करनी है? देखिए, अभी आपने जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत एक शेयर के साथ करी थी तो उसी के तारतम्य में मैं आपसे कहना चाहूँगा, देयर इज़ ए फेमस सेइंग कि फेस इज़ द मिरर ऑफ बॉडी एंड स्माइल इज़ द मिरर ऑफ फेस। तो जो चेहरा होता है वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, और उस चेहरे की आपके व्यक्तित्व में जो चार चांद लगाती है वो होती है आपकी मुस्कान। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि मैं कैसे इंस्पायर हुआ, तो मेरे जो चाचा जी हैं वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर से रिटायर्ड प्रिंसिपल रहे हैं और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डेंटल डीन रहे हैं। क्या बात। तो चूंकि वो घर में ऑलरेडी डेंटिस्ट थे पहले से, और वो मध्य प्रदेश के फर्स्ट पायरिया विशेषज्ञ रहे हैं। और उस वक्त की बात है जब उन्होंने 70 के दशक में जब उन्होंने अपना मास्टर्स किया था, ही वाज द फर्स्ट एमडीएस इन पेरियोडोंटिक्स। उस समय 90% ऑफ मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है वो पायरिया से ग्रसित थी। तो मैं उनको देखता था कि लोग आते थे, उनके दांतों से खून आ रहा है, पस आ रहा है, बदबू आ रही है, दांत ढीले पड़ रहे हैं, और वो उनकी बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। स्पेशली उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अफेक्ट होती थी। तो मेरे अंकल उनकी जो जिस तरह से ट्रीटमेंट करते थे, उनके दांतों को बचाते थे और उनकी लाइफ में जो खुशियाँ लाते थे और जो स्माइल उनके फेस पे आती थी और वो जो ग्रेटिट्यूड शो करते थे, तो उससे मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। और वो इनिशियली वो भी काफ़ी कैंप किया करते थे। जब कैंप जाया करते थे तो मैं तब छोटा था, बच्चा था, तो मैं ऐसे पिकनिक की तरह उनके साथ जाया करता था। बोले आज हम कैंप करने वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी चलता हूँ चाचा जी। बोले चलो। हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो हम शुरू से साथ रहते थे। तो मैं उनके साथ मैं बचपन से ही पला बड़ा, तो मैंने एक डेंटल एनवायरनमेंट के अंदर ही मैं बड़ा हुआ। और मेरे अंकल चूंकि डीन बने रहे, वो प्रोफेसर थे, फिर डीन बने, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने डेंटिस्ट्री ज्वाइन की। और आज मेरी फैमिली में वी आर 6 डेंटिस्ट एंड वी ऑल आर एमडीएस, वी ऑल आर मास्टर्स एंड वी ऑल आर स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट फील्ड। क्या बात है। तो एवरीबडी इज मास्टर उनकी अपनी अपनी फील्ड्स में, और सर ने हमें बताया ही है कि वो ब्रेसेस के स्पेशलिस्ट हैं। तो सर, एक मुस्कान का कितना बड़ा रोल होता है हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे पहला जेस्चर जो हमारा किसी के भी सामने होता है, हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं करियर के लिए, तो वही होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने आपको अभी मैंने कहा था कि आपकी जो व्यक्तित्व का आईना होता है वो फेस होता है, और उसमें चार चांद लगाती मुस्कान। जैसे अभी आपने खुद ने कहा, हम कहीं भी जाते, चाहे हम किसी होटल के रिसेप्शन पे जाएं या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएं, तो जो आपका जो रिसेप्शनिस्ट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो जब आपको एक स्माइल के साथ में जब आपको वेलकम करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, और आपको लगता है कि आई एम एट राइट प्लेस, और हम एक राइट प्लेस पे राइट बंदे से हम बात कर पा रहे हैं। तो स्माइल जो है आपके चेहरे में मुस्कान के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। तो हम बेसिकली जो मेरी स्पेशलिटी है इसमें मैंने देखा था, मेरे इसमें इंक्लाइंड हुआ कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, कुछ बाहर की तरफ निकले होते हैं, स्कूल में बुलिंग होती है, उनसे सब कहते हैं अरे तुम्हारे दांत कैसे हैं, तुम्हारे दांत तो आड़े टेढ़े हो रहे हैं। तो कई बार वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो उसको हम कॉन्फिडेंस को रीगेन करने में मेरी स्पेशलिटी बहुत हेल्प करती है। हम आड़े तिरछे दांतों को ठीक करते हैं, उनको स्माइल को इम्प्रूव करते हैं, उनका फेशियल एस्थेटिक जो चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। एट द सेम टाइम
हम फंक्शनल भी इनको इम्प्रूव, क्या होता है जब आड़े तिरछे दांत होते हैं मैडम, तो उसमें अंदर खाना फंस जाता है, खाना फंस जाता है तो दांतों में सड़न लगने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और वो जब बढ़ जाती तो वही दांतों से खून आना, पस आना, बदबू आना या दांतों का ढीला पड़ना, ये आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। माउथ ब्रीदिंग, दांत बाहर निकले होते हैं तो लिप्स क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो माउथ ब्रीदिंग एक ईएनटी प्रॉब्लम नहीं डेवलप हो जाती है, उसके वजह से सांस में बदबू आना चालू हो जाती है। तो लो एस्टीम जो होता है, उस लो एस्टीम को हम सेल्फ एस्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसको बढ़ाने में हमारी जो विद्या है वो बहुत कारगर साबित होती है। तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। मैम क्या बात है, यानी कि ये चूज करने के पीछे भी एक बेहद खास कारण था। फैमिली से प्रेरणा तो मिली ही है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं ना कि हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सर ने वैसा ही कुछ देखा, सीखा और आज इस मुकाम पे है। सर, आपने कहा कि कई सारे कैंप्स लगाया करते थे आपकी फैमिली में, तो सर आपने कैसे प्रेरणा ली कि हमें भी कैंप्स लगाना है और इसी तरह लोगों की सेवा करना है? मैडम, मैं इंदौर के सैम्स डेंटल कॉलेज के अंदर मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ। वहाँ पर हम कॉलेज की तरफ से हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं रूरल एरियाज़ में। आपको आजकल मेडिकल और डेंटल कॉलेज को सर्टन रूरल एरियाज़ को गोद लेना पड़ता है, जस्ट लाइक एडॉप्शन, कि उस पूरा ये आपके ये 2 डिस्ट्रिक्ट गाँव है, ये 3 गाँव है, ये अब आपको गोद ले लिए, वहाँ के लोगों का पूरा ट्रीटमेंट आपको करना होता है। तो उस रूरल एरिया में हम अपनी एक वैन होती है जो कि पूरी तरह डेंटल उपकरण से सुसज्जित होती है, उसमें डेंटल चेयर्स भी लगी होती है, हमारी डॉक्टर की स्पेशलिस्ट की, साथ में हमारे साथ स्टूडेंट भी होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है, नर्सिंग स्टाफ होता है। हम वहाँ पर उसको रूरल एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ हम कैंप लगाते हैं, जो ट्रीटमेंट वहाँ संभव हो पाता है वो हम उसी गांव में वहीं के वहीं डिलीवर कर पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि इसमें लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या मल्टीपल विजिट्स की ज़रूरत होती है, तो हम वापस जाते हैं या फिर उनको हम कॉलेज के अंदर में बुला के वहाँ उनको ट्रीट करते हैं। तो एक तो हम इस तरह से करते हैं। दूसरा, हमारा एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन है जो कि हमारे सारे डेंटिस्ट की एसोसिएशन है, और हमारी एक इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी है जिसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। उसके थ्रू भी हम रेगुलर पब्लिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम पब्लिक को डेंटल की प्रॉब्लम के बारे में बता सकें, जागरूकता ला सकें। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम है और ये ठीक भी हो सकती है। जैसे उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें आपने देखा होगा बच्चों को जन्मजात बाय बर्थ जिनके लिप कटे होते हैं और उनके तालू भी कटे होते हैं, जिसको एक टैबू की तरह लिया जाता है। कई लोग तो उसको ऐसा करते थे पहले के बच्चों को, तो मेरे को कहना नहीं चाहिए पर मार दिया जाता था बच्चों को पैदा होते से, बोले ये क्या हो गया, तो राक्षस पैदा हो गया, इस टाइप की बातें होती थी, ये कौन सी बीमारी आ गई, ये कहाँ से आ गया, इस टाइप से। जबकि ऐसा कुछ नहीं, एक आनुवांशिक बीमारी, एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो कि जीन की डिफॉर्मिटी की वजह से होता है और जिसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। मैं मध्य प्रदेश का पहला क्लेफ्ट ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। जब मैंने देखा कि इस तरीके के बच्चों को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सोशल जो सबसे पहले कॉन्फिडेंस, लिप कटा है तो उनके पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, रिलेटिव्स नहीं कर पाते, फ्रेंड्स नहीं कर पाते, सोशली उनका सब जगह से उनका रिजेक्शन होता है, तो उनका सेल्फ एस्टीम नाम की चीज़ ही नहीं बचती है। देन आई रियलाइज कि यार इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं 1 ईयर के लिए मैं नागपुर और वर्धा में मैं गया और वहाँ पर मैंने की स्पेशल ट्रेनिंग ली और आई एम द फर्स्ट सर्टिफाइड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट स्पेशलिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने इसके कैंप्स भी करने चालू किए और हम कॉलेज में और अपने हॉस्पिटल में और कैंप के थ्रू हम ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं, पीडियाट्रिशियन को अप्रोच करते हैं, हम सारे नर्सिंग होम्स में हमारे पास में, जिसे आप कहते हैं कि आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको हम अप्रोच करते हैं। जैसे ही किसी भी हॉस्पिटल में अवेयरनेस आए, सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही कोई क्लेफ्ट का बच्चा पैदा होता है तो इमीडिएटली वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि वहाँ पर क्लेफ्ट बेबी हुआ है। और डे 1 से, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम होती है उनके साथ फीडिंग की, बच्चे का क्लेफ्ट है तो सक्शन नहीं हो पाता है, तो वो बच्चा अपनी मदर उसको फीड नहीं कर पाती है। अब अगर बच्चे को आप फीड नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो डे 1 से ही हमें उसको इमीडिएट केयर देनी चालू करनी पड़ती है। देयर आर सर्टन प्रोसीजर जिसे हम नेजो एल्विलर मोल्डिंग कहते हैं, वो हमें नेजो एल्विलर मोल्डिंग विद इन ए वीक हमें स्टार्ट करना पड़ता है बच्चे के पैदा होते के साथ ही। उस स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट के अंदर में हमें उसकी इंप्रेशंस लेने होते हैं और नेजो एल्विलर मोल्डिंग करके हम उसकी जो क्लेफ्ट की डिफॉर्मिटी है उसके एक्सटेंट को हम लार्ज एक्सटेंट तक कम करते हैं। उसके बाद हम 6 मंथ्स के अंदर में उसका फर्स्ट लिप रिपेयर, फर्स्ट लिप की सर्जरी होती है, तो एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है। फिर उसके बाद में उसकी पैलेट की सर्जरी होती है। पैलेट की सर्जरी 2 to 4 ईयर्स के बीच में हम सॉफ्ट पैलेट की करते हैं। फिर हम बाद में एल्विलर बोन ग्राफ्टिंग करना होती है, जिसमें हम कूल्हे की हड्डी, जिसे हम इलियक बोन कहते हैं, इलियक क्रेस्ट ग्राफ्ट लेके हम ग्राफ्टिंग करते हैं, जो कि लगभग 9 से 11 ईयर्स की एज में होती है। उसके बाद में फिर बाद में 12 ईयर्स के बाद में ज़रूरत पड़ने पे फिर से आपकी जो है हार्ड पैलेट की आपकी सर्जरी होती है। बाद में ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी 18 से 25 साल
साल की उम्र में करनी पड़ती है। तो बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 25 साल तक मिनिमम उसका हमारे से 4 से 5 कंटिन्यूस सर्जरीज उसकी हो जाती यस हो जाती है। और इसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। मैं जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट होता हूँ, प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ईएनटी सर्जन्स होते हैं, आपके जेनेस है, पूरी एक टीम वर्क है मैडम। तो ये सब मिलके जब हम काम करते हैं तो इसका जो मज़ा है, जो हम बच्चे को जो हम स्माइल और कॉन्फिडेंस उसके और उसके परिवार को दे पाते हैं मैडम, वो मैं बयान नहीं कर सकता कि उसका क्या मतलब सुकून जो हमें मिलता है, जो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हमें लगता है कि वी कुड डू जस्टिस टू आवर प्रोफेशन। जिस चीज़ के लिए हमने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, आज हम उसके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। जो आप लोगों ने हमें इतना नाम मान सम्मान दिया, हम उसको सोसाइटी को कुछ हम रिटर्न कर पाते हैं। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि तेरा तुझको अर्पण, तुमसे हमने लिया था और हम हमारी बारी है कि हम अपने सोशल सर्विसेज करें और आपके जीवन में मुस्कान ले आए। सर, ये जो टीम की आप बात कर रहे थे, इस टीम के आप हेड भी हैं, मैं इसका हेड हूं नेशन के। तो सर इस चीज़ के लिए भी आपको बेहद बधाइयाँ। थैंक यू। सर आप एक बात बताइए कि जब माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उस जन्म देने के बाद एक जो सुकून मिलता है उसकी तुलना किसी चीज़ के साथ नहीं की जा सकती है, लेकिन वो एक दर्द में भी रहती है। और अगर इस तरह से जब बच्चा होता है, कुछ होंठ कटे होते हैं, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनकी तरफ। तो सर इस प्रेशर को भी एक तरह से आप डिक्रीज करते हैं कि नहीं, ये ठीक हो सकता है, संभावना है बिल्कुल मैडम, पूरी तरीके से बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैडम। इसकी हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। इसमें इस हमारी टीम में एक साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे हम थेरेपी कहते हैं। तो बच्चों के पेरेंट्स, सबसे पहले बच्चा तो कुछ पता ही नहीं होता, वो तो अभी जस्ट पैदा हुआ है, उसको खुद को कुछ सेंसेस नहीं है। तो सबसे फर्स्ट काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स को उसको एक्सेप्ट करना हम सिखाते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पेरेंट्स को लगता है मेरे साथ ही क्यों हुआ, वाई मी, मेरे साथ ही, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमारा यही कहना है कि हम उनको बताते कि दिस इज 100% क्यूरेबल, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ ए मैटर ऑफ पेशेंस। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, एक अच्छी टीम के साथ अगर आप काम करेंगे, एक अच्छे हॉस्पिटल सेटअप में आप पहुँचते हैं, तो आपका बच्चा पूरी तरीके से 100% रिकवर हो जाएगा। तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं, उनके घर वालों की काउंसलिंग करते हैं, उनके रिलेटिव्स की करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि अगर कोई दुख में है तो उसके दुख को हमें कम करना है, ना कि हमें दुख को बढ़ाना है। बिल्कुल। सर कई बार ये भी होता है कि बच्चे ने जन्म लिया, माँ बाप थोड़े प्रिपेयर भी हो जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इतनी सारी सर्जरीज होनी है, 5-6 सर्जरीज, उसके लिए वो कैसे खुद को और फैमिली को प्रिपेयर करें? मैडम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का जो टोटल ट्रीटमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसको स्माइल ट्रेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्माइल ट्रेन यूएसए का, मेरा जो पूरा ट्रेनिंग है वो स्माइल ट्रेन यूएसए ने ही फंड किया था। मेरी टोटल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी, और ये पूरे ऑपरेशन पहली सर्जरी से लेकर आखिरी सर्जरी तक टोटल फंडेड है मैडम। किसी भी मरीज का एक भी पैसा नहीं लगता है। इनफैक्ट उनके आने जाने का खर्चा भी हॉस्पिटल का उनके द्वारा वहन किया जाता है। बच्चों का स्कूल का बैग, कई सारी चीज़ें जो होती है उसके ऊपर सारी होती है। टोटल सर्जरी, टोटल ट्रीटमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मैडम। क्या बात है। यानी कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी हम सभी के साथ साझा हुई है कि इस तरह की जो बीमारी रहती है, इसका कोई भी खर्च जो होता है वो आपको नहीं देना होता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सर ने हमें ये भी बताया है इसकी जब से पैदा हुआ होता है बच्चा, तब से लेकर 25 साल तक कम से कम 4-5 या लगभग 6 सर्जरीज हो जाती हैं, तो उनमें से एक भी सर्जरी का पैसा आपको नहीं देता। इनफैक्ट सर ने बताया कि बैग्स, बुक्स और भी कई सारी चीजें आपको जी और आने जाने का खर्च भी मिलता है, रहने खाने का भी। आपको जो हॉस्पिटल में आप रहते हैं, रिलेटिव्स का भी रहना खाना उसमें इंक्लूडेड होता है मैडम। क्या बात है। यानी कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हौसला रखिए, मदद के लिए कई सारे लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। सर आप हमें ये भी बताइए, आपने कहा कि आपकी फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि 6 लोग आपकी फैमिली में हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और हमारे घर में जब हम इस तरह का माहौल देखते हैं तो हमारे अंदर भी ये वही जज्बा रहता है कि हमें भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है। तो सर कैसे आप सब मिलके एक साथ रहते हैं और सबकी मदद करने में सक्षम हो? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने हमेशा देखा मेरे अंकल बहुत पैशनेट थे, और वो सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यूअसली काम करते थे, मरीजों की सेवा किया करते थे। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि वो फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना लाइफ पार्टनर डेंटिस्ट ही लेके आऊँगा ताकि मिल के साथ काम करेंगे, साथ जिएंगे और साथ सेवा करेंगे। तो मैंने अपनी पहले से ही मैं फोकस था अपने प्रोफेशन को लेके भी, पर्सनल लाइफ को लेके भी। तो मेरी जो वाइफ है वो भी डेंटिस्ट है, वो इम्प्लांट विशेषज्ञ है और डेंचर विशेषज्ञ। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो मैंने अभी आपको हम बात कर रहे थे, उसमें बच्चों के इसमें क्लेफ्ट जो वो तालू कटा होता है, उसमें ऑब्चुरेटर लगा के हम उसकी स्पीच को रीगेन करते हैं। तो मेरी वाइफ
ऑब्चुरेटर स्पेशलिस्ट भी है। मेरी वाइफ जो है वो आई प्रोस्थेसिस भी कर देती, जिनके लोगों की आंखें जन्मजात या किसी वजह से खराब हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से म्यूकर माइकोसिस की वजह से लोगों की मैक्सिला पूरा जबड़े निकाल दिए जाते, आंखें निकाल दी जाती थी। तो मेरी वाइफ आई प्रोस्थेसिस भी करती है, ईयर प्रोस्थेसिस में भी उनकी महारता है। किसी की आपने देखा होगा कारपेंटर्स होते हैं या आरा जिनके कईयों की फिंगर्स कट जाती है, तो मेरी वाइफ है उनके फिंगर्स भी रिप्लेस कर देती है। दिस कम्स अंडर प्रोस्थेसिस, तो शी इज प्रोस्थोडोंटिस्ट। यानी कि हमें उनसे भी बात जरूर ही करनी पड़ेगी। और मेरी सिस्टर है, उसकी भी सेम स्पेशलिटी है। माय सिस्टर इज अगेन प्रोस्थोडोंटिस्ट, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। तो जितने भी जबड़े टूट जाते हैं, आपने देखा होगा रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं तो किसी का जबड़ा टूट गया, दांत टूट गए, ट्यूमर हो गया, गन शॉट इंजरी, किसी को गोली लग जाती, जबड़े में गोली लग जाती है, तो इन सब चीज़ों के अंदर म्यूकर माइकोसिस में उन्होंने दिन रात काम किया है मेरे ब्रदर इन लॉ ने। तो ही इज़ ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मेरे चाचा जी है वो पेरिडोंटिस्ट है। मेरी एक और सिस्टर है वो भी पेरिडोंटिस्ट है। क्या बात है, यानी कि पूरी फैमिली जो है इस फील्ड में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। समाज सेवा की हम बात कर रहे हैं तो सर का यही कहना है कि जो हमने लिया है, जो प्यार लोगों का मिला है, उसे वापस लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है और उसे किस तरह से पहुंचा सकते हैं वही मार्ग ढूंढते हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करते हैं। सर कई सारे कैंप्स लगते हैं, उस बारे में आपने हमें बताया है। ये साथ ही साथ आपकी एक वैन जो चलती है उस बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स से जब हम बात करते हैं उनका यही कहना होता है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ पाते हैं तो हम उनके पास पहुंचते हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको और क्या लोग वहां तक पहुंचना चाहते हैं या आप पहुंच जाते हैं तो आपको किस तरह से? मैडम जैसे आज भी हम देखें कि कई जगह रूरल एरियाज में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो अवेयरनेस की जब हम डेंटल वैन वहाँ लेके जाते हैं तो हमारे साथ हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं, साथ में बडिंग डॉक्टर्स भी होते हैं जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं। तो हम उनको एक ट्रेन भी करते हैं। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो हम उनको एजुकेट करते हैं। सबसे पहले उनके मन में कई भ्रांतियाँ होती, डर होता है। जैसे कि एक सबसे कॉमन जो डर है वो ये कि दांत निकालने से आंखें चली जाती है। आपने सुना होगा कि दांत और आंख का संबंध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, नजर कमजोर हो जाती है। दांत का और आंख का कोई संबंध नहीं है। दांत निकालने से आपकी आंखों की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मिथ है क्योंकि दोनों की नस अलग है। क्या होता था कि पुराने वक्त में ओल्ड एज के साथ में पहले ट्रीटमेंट, डेंटल विद्या भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो जब लोगों के दांत चले जाते थे उसी वक्त एज के साथ में आई साइड भी वीक हो जाती थी। तो वो हमेशा कोरिलेट करते थे कि मेरे तो दांत निकले इसलिए मेरी आंख चली गई या आंख की रोशनी कम हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उनको अवेयर करते हैं। कई बार जैसे आपने बताया कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उनका आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम वहाँ जाकर अपने डोर स्टेप पे हम उनको सर्विसेज दे पाते। कई सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जैसे दांतों की सफाई, जो कि पायरिया का कारण होता है, दांतों की सफाई नहीं हो पाती है तो हम स्केलिंग प्रोसीजर्स वहाँ कर पाते हैं। माइनर एक्सट्रैक्शन से छोटे मोटे दांत हिल रहे हैं, कुछ दांत सड़ गए तो उनकी हम वहाँ पे फिलिंग्स कर पाते हैं। डेंचर जो जिसकी बत्ती सी रहती है तो उनके उसमें कई बार विजिट करना पड़ती है। तो उनकी जो इनिशियल 2-3 विजिट है, प्राइमरी इंप्रेशन, फाइनल इंप्रेशंस, वो ट्रायल तक वहाँ पर हो जाता है। तो कई बार उनके कई चक्कर जो डेंटिस्ट्री में लगते हैं तो हम कई बार उनके डोर स्टेप जाके उनके चक्कर को, बर्डन को हम कम कर पाते हैं। सर कई बार ये भी देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें अपने दांतों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। जब तक दांतों में बहुत तेज दर्द ना हो या दांत निकालने की नौबत नहीं आ जाती तब तक हम एक डेंटिस्ट के पास पहुंचते ही नहीं है। तो इसकी रेगुलर केयर किस तरह से होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मैडम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको हर 6 महीने में नियमित रूप से अपना डेंटल चेकअप जरूर कराना चाहिए। चाहे आप किसी भी प्रशिक्षित दंत चिकित्सक जो आपके पास है वहाँ जा सकते हैं या निकट में कोई भी डिस्पेंसरी, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गवर्नमेंट ने नियुक्त कर दिए हैं, या आपके पास में कोई डेंटल कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ जाएँ, वहाँ बहुत अच्छी केयर होगी। आपको नियमित रूप से साल में 2 बार अपने दांतों का चेकअप जरूर कराना चाहिए। साल में 2 बार अपने दांतों की सफाई करना चाहिए। इससे डेंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं है। पिछली बार आए थे तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है, अच्छा आपके दांतों की सफाई की गई थी, कोई भी दांत सड़ा नहीं है। 6 महीने बाद अगर कोई सड़न की शुरुआत हुई है तो हमारे यहाँ पे शुरुआत बहुत स्लो होती है। अगर आप 2-3-4 साल बाद दर्द लेके जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमें बड़ा ट्रीटमेंट, जिसे हम रूट कैनाल कहते हैं, जब सड़न बढ़ जाती है तो दांतों में सीवियर पेन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं पेन ऑफ पल्पाइटिस, और ये लेबर पेन के बाद हाईएस्ट पेन होता है। तो अगर किसी इंसान को हो जाए, जेंट्स को तो लेबर पेन नहीं हो सकता, तो उनको जब दांत का पेन होता है तब उनको एहसास होता है कि उनकी वाइफ या उनकी मदर ने उनको पैदा करने के लिए या उनके बच्चों को पैदा करने के लिए कितना दर्द सहा, तब उनको एहसास होता है कि दर्द क्या होता है। तो अगर हम उस दर्द से बचना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए।
चेकअप कराने के साथ में एक चीज़ और, आपको 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं कि सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं, कई लोग तो सुबह भी नहीं करते और कुछ लोग करते हैं तो सिर्फ सुबह करते हैं। हम उनसे कहेंगे कि नाइट टाइम ब्रशिंग इज 10 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग। मतलब रात का ब्रश 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुबह के ब्रश से। क्यों? क्योंकि दिन भर हम जो खाना खाते हैं वो दांतों के ऊपर एक लेयर बना देता है और हमारे माउथ इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उस लेयर के ऊपर में रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं और ये हमारा जो दांत होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, तो बेसिकली ये इसको डीमिनरलाइज कर देता है। जैसे आपने देखा टॉयलेट को हम क्लीन करते हैं एसिड से तो पूरा वाइट हो जाता है, वाइट क्या हो गया, ऊपर से पूरा डीमिनरलाइज हो गया। वैसे ही है कि दांतों के अंदर जो एसिड बनता है दांतों को गला देता है और आपके दांत इवेंचुअली सड़ते चले जाते हैं। तो अगर आप दांत को सड़ने से रोकना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले आपको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमित रूप से रात को ब्रश करेंगे तो आपके दांतों के सड़ने की संभावना ना के बराबर रहेगी और नियमित चेकअप कराएंगे तो डेंटिस्ट आपको टाइम टू टाइम गाइड करेगा। बिल्कुल। सर साथ ही साथ हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति ब्रेसेस लगवाने के लिए जाता है तो उसके अंदर एक ये मिथ रहता है कि मेरे दांत जो हैं वो सच में ठीक हो पाएंगे कि नहीं, वापस अपना एक अच्छा सा शेप ले पाएंगे कि नहीं, मैं अच्छे से मुस्कुरा पाऊंगा कि नहीं। तो सर इस मिथ को कैसे तोड़ा जा सकता है? देखिए, अगर आप स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप किसी क्वैक के पास, नीम हकीम खतरा जान जिसे अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो जाएंगे तो वो क्या करेगा उसको भी नहीं पता। ऑल्दो उसकी भी भावना होती है, भगवान का नाम लेके वो आपको कह देगा हो जाएगा, पर वो क्या कर रहा है उसको भी नहीं पता। तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में जाइए, वो आपको ट्रीटमेंट करेगा तो 100% प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ हम देखते हैं मार्केट में DIY अलाइनर्स भी आ गए हैं और लोग सोचते हैं कि हम वो लगा लेंगे और अपने आप शायद वो दांत हमारे ठीक हो जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, मैं आपने बहुत ही मतलब अभी आज की डे में ये बर्निंग टॉपिक है मैडम, और ये DIY अलाइनर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इससे खतरनाक चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। ये एक गिमिक है मैडम और आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आपको अपने दांतों का अलाइनर एक जो है कि एक लेटेस्ट नया अभी एक विद्या है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है और अभी एक सभी लोग इसके अंदर एक लर्निंग करके अंदर है। तो अगर आपको अलाइनर्स का ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको एक क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट, जो कि इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी से क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट है, अगर आप वो देखेंगे उनके पास एक सील होती है मैडम, एक एम्बलम जैसा लगा होता है, अगर आप देखेंगे कि एक क्वालिफाइड ऑर्थोडोंटिस्ट है, उनसे करवाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा। पर अगर आप किसी ऑर्डिनरी डेंटिस्ट के पास अगर आप जाके करवाते तो उसके रिजल्ट की मैडम अभी आपने कहा कोई गारंटी नहीं है, वो क्या होगा नहीं कह सकते। तो मैं आपसे कहूँगा कि DIY अलाइनर को से नो टू DIY अलाइनर्स, हमें इसको नहीं, हमें मना करना है। हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाके, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आप हार्ट सर्जन के पास भी जाएंगे या किसी और के पास भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हमें अपने दांतों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। अंत में यही कहेंगे कि 2 समय ब्रश करना बेहद ज़रूरी है, अपने दांतों का रेगुलर चेकअप करवाना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको उतना दर्द ना हो और आप इनिशियल स्टेज पे ही अपने दांतों का ख्याल रख सकें। सर, आप यहाँ पर आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम सभी के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। तो हमने देखा कि हर क्षेत्र में समाज सेवा की जा सकती है। हम सोचते थे कि भाई दांतों का क्षेत्र है, इसमें कैसे हम समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचना, उनका फ्री उपचार करना और साथ ही साथ हर स्टेज पे उनके पास पहुंचना, समझाना, कैसे केयर करनी चाहिए ये करना, ये भी बहुत बड़ा कार्य होता है। क्योंकि हम जब अच्छा खाएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अच्छा तभी अच्छे से खा पाएंगे जब आपके दांत सुरक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, जीवन में खुशियाँ फैलाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। प्रेरणा लेते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।